ये कहानी गरीब दर्जन की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रही थी। वो एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और पूरे मोहल्ले में उसकी सिलाई की खूब तारीफ थी। उसकी क्षमता इतनी बेहतरीन थी कि काम की सबसे अमीर जमींदार की बेगम भी अपने कपड़े उसी से सिलवाती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी बनाई हुई सिलाइयाँ अभी तक नहीं आई, लेकिन 1 घंटे तक इंतजार करती रहीं। फिर आखिरकार बेगम साहिबा सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आईं। बेगम साहिबा ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और आ रही थी। उन्होंने तिरछी नजरों से देखा और तंज भरने लहजे में बोलीं, इस बार बहुत देर कर दी तुमने साड़ियां सिलने में। दरअसन घबराई, थोड़ी सफाई दी। बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही सिलाई पूरी कर ली थी। सोचा कि आपकी नौकरानी आकर ले जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आई तो मैंने खुद ही ले आई। बेगम साहिबा ने गुस्से से होंठ भींच लिए और बड़बड़ाते हुए बोली, इस सकीना की बच्ची को तो आने दो, इससे पूछती हो। फिर एक एक करके कपड़े खोलकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी थ्योरियां कुछ कम हुई और तारीफ करते हुए बोली, सिलाई तो बहुत अच्छी की है, पहनकर देखूंगी कि फिटिंग ठीक है या नहीं। दरअसन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन तभी हवेली के कोने से शोर उठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। सारे कर्मचारी उस तरफ दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी। बेगम साहिबा भी बे और गुस्से में बोलीं, अच्छा धारी नाग देखा है, वो एक पेड़ से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है कि माली ने देख लिया, जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इतना सुनते ही हवेली के सारे लोग इकट्ठा हो गए। दरअसन घबराई, लेकिन उसे अपनी मजदूरी की चिंता थी। वो कम आवाज में बोली, बेगम साहिबा पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। बेगम साहिबा ने एक नज़र उस पर डाली और लापरवाही से बोली, हाँ मैं सकीना के हाथ पैसे भिजवा दूंगी, और भी कपड़े सिलवाने हैं तुमसे। दरअसन की उम्मीदें टूट गईं। वो मायूस होकर हवेली से निकली और पड़ोस की खाला रुकिया से उधार मांगने चली गईं। लेकिन खाला ने उसे दिल तोड़ने वाली नजरों से देखा और गुस्से से बोली, हम कोई फेंक नहीं है जो हर बार तुम्हें उधार दे दें। लेकिन उनकी बड़ी बेटी नगीना बाजी मेहरबान थी। उन्होंने दरअसन को पैसे दे दिए। दरअसन ने धन्यवाद की नजरों से उन्हें देखा और जल्द वापस करने का वादा किया। घर आकर उसने अब्बा की दवाइयाँ खरीदी और थोड़ी सब्जी भी ले आई। अब्बा चारपाई पर लेटे थे और छोटा भाई सोहेल ट्यूशन से लौट आया था। ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अम्मा का निधन कब का हो चुका था और अब्बा मजबूर हो चुके थे। अगर दरअसन के हाथ में सिलाई का काम नहीं होता तो एक दिन वो लौटने वाली थी। आखिर कब तक वो बदले के बिना रह सकती थी। दरअसन चौंकी। अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वो फिर लौटेगा। अच्छा धार वाला नाग कभी नहीं बता सकता, 100 साल बाद फिर से जन्म लेता है। दरअसन हंसते हुए बोली, अब्बा आप भी ना। ये सब बस कहानी है, मगर अब्बा के चेहरे की गंभीरता उसे उलझन में डाल रही थी। शाम ढलते ही मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी और लाल मिट्टी के धुएं से घर की कच्ची दीवारें कांप उठीं। नफीसा को डर लगने लगा। उसने तुरंत सोहेल को अंदर बुलाया और अब्बा की चारपाई कमरे में बिछा दी। रात काफी बढ़ चुकी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नफीसा चौंक उठी। इतनी रात को कौन आ सकता था? अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से भारी आवाज आई, यात्री हूं, थका हुआ हूं, एक रात की पनाह चाहिए। नफीसा जानती थी कि उनका घर मुसाफिरों के लिए रास्ता था, मगर इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना ठीक होगा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े युवक को देखकर उसकी सांसें थम गईं। गहरी आंखें, लेकिन उसका हाल बुरा था। शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून में सने हुए थे। मगर इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना ठीक होगा। मगर जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े युवक को देखकर उसकी सांसें थम गईं। गहरी आंखें, लेकिन उसका हाल बुरा था। शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून में सने हुए थे। नफीसा घबरा कर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो बोला, लोगों ने मारा है,
कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी दहशत थी। नफीसा ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। वो पलर के पास बैठ गया। नफीसा सोच रही थी कि अब्बा को जगा दे, मगर फिर ख्याल आया कि उनकी तबीयत खराब है। क्या आपके पास कोई कपड़ा होगा? उसने पूछा। नफीसा के पास सिर्फ नए कपड़े थे, मगर उसे अपना पुराना दुपट्टा याद आ गया। उसने वो दुपट्टा निकाल कर उसे दे दिया। उसके हाथ उठ नहीं रहे थे, इसलिए नफीसा खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी करीब से उसने पहले कभी किसी अजनबी आदमी को नहीं देखा था। वो चुपचाप बैठा था, जैसे अपना सब कुछ हार चुका हो। नफीसा ने उसे खाने के लिए पूछा तो बोला, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी। इतना खूबसूरत आदमी गांव में किसके घर आया होगा? उसकी आंखें किसी आम इंसान की नहीं लग रही थीं। वो बोला, आपको मेरी वजह से आधी रात को तकलीफ हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ भागा, वरना वो लोग मुझे मार डालते। नफीसा परेशान हो गई। आपके दुश्मन? उसने सिर हिलाया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। जब तक मेरे ज़ख्म ठीक ना हो जाएं, मुझे इस घर में रहने दे और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। नफीसा ने बिना सोचे कहा, आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता नहीं। बदगुमान नज़रों से उसे देखता रहा, फिर वो ज़मीन पर लेट गया। शायद थकान बहुत ज़्यादा थी। नफीसा भी उसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो घबरा गई। घर में उस अजनबी का नामो निशान तक नहीं था। उसने तो कहा था कि वो 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया? यही सोचते हुए अब्बा और सहेल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। जब उसके अब्बा ने अचानक उसे आवाज़ दी तो उसने चाय का प्याला रखा और उनके पास चली गई। अब्बा के चेहरे पर हैरानी थी। ये आंगन में अजीब सी निशान बन गए हैं, किस चीज़ के हैं? आप ही बताइए, आप ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, ऐसे निशान तो खेतों में देखे थे, जहाँ नागों का बसेरा होता था। लगता है यहाँ से कोई नाग रेंग कर गया है। अब्बा की बात सुनकर नफीसा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वहाँ हंसने लगी। अब्बा, नाग हवेली में था, यहाँ नहीं। आप मुझे डरा रहे हैं? अब्बा ने संजीदगी से कहा, डरा नहीं रहा बेटी, मैंने ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये निशान मुझे नागों के ही लगते हैं। नफीसा ने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ सवाल उठने लगे। वो मन ही मन किसी और के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो कहाँ चला गया था। काश वो फिर से लौट आए ताकि वो उसका नाम जान सके। इस बेचैनी के बीच उसने पड़ोस की खाला के बेटे की शादी के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद खाला अपने कपड़े लेने आई। उन्होंने नफीसा को ध्यान से देखा और कहने लगी, तू तो सारी जिंदगी कुंवारी ही रहेगी। नफीसा हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। खाला ने ठंडी सांस भरी। देख, एक तरफ तेरा अब्बा मजदूर है, घर में खाने को कुछ नहीं, तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? यही मेरे लिए काफी है। खाला ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आता है। नफीसा ने उनकी बातों पर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई थी। शाम को सोहेल ट्यूशन से लौटा और कहने लगा, बाजी ट्यूशन वाली फीस मांग रही थी। नफीसा ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, 1 दिन में मिल जाएगी। उसे मालिक पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अभी तक नौकरानी के हाथ पैसे नहीं भेजे थे। शायद उसे फिर से जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वो कपड़े सिलाई कर रही थी, तभी उसके पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो तुम? पीछे मुड़कर देखा। उसने गर्दन घुमाई और देखते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, वही युवक सामने बैठा था। नफीसा घबरा कर बोली, तुम अंदर कैसे आए? उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा खुला रह गया था। नफीसा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तो सुहेल से कहा था कि दरवाजा अच्छे से बंद कर दे। घबराते हुए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने कहा था कि 3 दिन तक यहाँ रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? नफीसा ने पूछा।
युवक हल्के से मुस्कुराया। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? नफीसा ने कहा। क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? युवक ने सिर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए। नफीसा ने बिना कुछ कहे अब्बा के लिए रखा हुआ दूध लाकर उसे दे दिया। उसने देखा कि दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे उसकी जरूरत थी। दूध खत्म करके उसने खाली प्याला लौटाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। नफीसा चुप रही, लेकिन उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। वो उससे पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। युवक ने नफीसा की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। नफीसा उससे बातें करने में इतनी मसरूफ थी कि उसे अब्बा की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मरीम, मरीम बेटी, इधर आओ। अब्बा की आवाज़ आई। नफीसा घबरा कर उठी और अंदर चली गई। अब्बा ने कहा, बेटा, इतनी देर से देख रहा हूँ, बाहर बैठकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी। नफीसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंगन में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कहीं चला गया था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने कहा, अब्बा, किसी से नहीं, आपको वहम हुआ होगा। जब अब्बा सो गए तो फिर दिमाग में आया, मगर वहां कोई नहीं था। उसे दुख हुआ कि वो बिना बताए चला गया। सुबह जब नफीसा नाश्ता बना रही थी, तभी अब्बा की चिल्लाने की आवाज आई, बेटी, इधर आओ बेटी, ये देखो, आज फिर वैसे ही निशान है। नफीसा बाहर आई तो देखा कि वहीं अजीबोगरीब निशान फैले हुए थे। अब्बा घबराते हुए बोले, बेटी, तुमने कहा था कि हवेली में नाग देखा था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि वो जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। अब्बा की आंखों में डर था, मगर नफीसा के चेहरे पर बस खामोशी थी। नफीसा और उसके अब्बा के बीच अजीबोगरीब बातें होने लगी। अब्बा का यकीन था कि हवेली में जो नाग देखा गया था वो अभी भी जिंदा है और पूरे गांव में घूम रहा है। ये सुनकर नफीसा परेशान हो गई। अब्बा, वो सांप तो हवेली के मुलाजिमों ने मार दिया था, लेकिन अब्बा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी दिन नफीसा ने अब्बा से कहा, मालिक ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भेजे हैं, मुझे नगीनाबाजी के पैसे वापस करने हैं, तो मैं हवेली जा रही हूँ। उसने सुहेल का खाना बनाकर रख दिया और पैदल ही हवेली की तरफ चल पड़ी। वो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा नफीसा को बेचैन कर देती थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहां तुम जाओगी वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। नफीसा ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसने सिर हिलाया और बोला, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी, हो सकता है कि मैं इस गांव में न रहूं। नफीसा ने घबरा कर कहा, खुदा न करे तुम हमेशा यही रहो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा साथ देना मेरे लिए बहुत अहम है। जैसे ही वो हवेली पहुंची, मालिक ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी, आजकल हवेली में बहुत परेशानियां चल रही हैं। उसने सकीना को आवाज दी, जाओ मेरे कमरे से पर्स उठा लाओ। सकीना ने नफीसा को गुस्से से देखा और जब नफीसा बाहर निकली तो पीछे से बोल पड़ी, तुझे अब भी सुकून नहीं? हवेली में इतनी परेशानियां हैं और तू अपने पैसे लेने आ गई? नफीसा ने दम दमाते हुए कहा, शर्म कैसी, मैं घर चलाने वाली हूँ, हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। सकीना फिर दांत पीसते हुए बोली, यहाँ तो मालकिन को अपने बेटे और शौहर की परेशानी है। उनका परिवार सेफट आ गया था कि हवेली के लोग खाने तक से दूर हो गए थे। जब वो घर पहुंची तो देखा कि चाचा फजलदीन अब्बा के पास बैठे थे, जो हवेली के मुलाजिम थे और अक्सर अब्बा से मिलने आते थे। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। नफीसा ने सुना कि चाचा फजलदीन कह रहे थे, कल बहुत बड़े सपेरे को बुलाने वाले हैं। वो साथ में नाम में रहता है, 90 साल का हो गया है। वो जहां जाता है वही बता देता है कि नाग कहां से आया। नफीसा ये सब सुन रही थी और बेहद डर रही थी। अब्बा ने कहा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है,
उन्हें सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद फिर लौटेगा और तबाही मचाएगा। ये दोनों गहरी बात कर रहे थे, लेकिन नफीसा को इसमें शामिल नहीं होने दिया। अगले दिन खबर फैली कि गांव में एक नई तबाही आई है। पूरा गांव उस नाग को ढूंढ रहा था जो हवेली में घुसा था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो घायल होकर गायब हो गया था। ना तो हवेली में था और ना ही गांव में उसका कोई सुराग मिल रहा था। इसी कारण से जमींदार ने सपेरा को बुलाया था। आधी रात को जब नफीसा बिस्तर पर लेटी थी तो उसे आंगन में सरसराहट महसूस हुई। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। वो घबरा कर बाहर आई और जो देखा, युवक ने कहा, मैं दीवार से कूद कर आया हूं। अगर ऐसा ना करता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। नफीसा उसे देखती रही। वो बार बार उसे मिलने क्यों आता था? उसका दिल हर बार उसकी मौजूदगी से बेचैन हो जाता। उसने उस लड़के के जख्मों के बारे में पूछा। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूपा जैसी। ये सुनकर नफीसा चौंक गई। रूपा कौन थी? उसने पूछा। लड़के की हरी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसी जैसी हैं। तुम्हें देखकर बस उसी की याद आती है। नफीसा ने पूछा, किसने मारा था तुम्हारी रूपा को? लड़के ने कुछ देर नफीसा को गौर से देखा, फिर बिना कुछ कहे उठकर चला गया। मैं फिर आऊंगा कहकर वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन चाचा फजलदीन नफीसा के अब्बा के पास आया और कहने लगा, चल आज सपेरा पूरे गांव में नाग को तलाश करेगा, तुम्हें भी तमाशा देखना चाहिए। अब्बा पहले तो इनकार करने लगे, लेकिन फजलदीन ने उनके कान में कुछ कहा और वो फौरन तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद फजलदीन और अब्बा बाहर गए, लेकिन जब लौटे तो अब्बा बेचैन थे। बड़बड़ाए जा रहे हैं, तूने गांव में ढूंढ लिया, लेकिन बस जख्मी नाग कहीं नहीं मिला। नफीसा समझ नहीं पाई कि ये परेशानी क्यों थी, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। हवेली का मालिक अपने आदमी के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था। नूरुद्दीन, तूने इस नाग को इस घर में छुपा कर रखा है। फजलदीन ने सब बता दिया है। अब्बा का सिर झुका हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने धीरे से कहा। मालिक हंस पड़ा। अगर मेरी बात सच निकली तो सजा के लिए तैयार रहना। मैं मर्दों को भी कब्र से निकाल सकता हूँ। तभी सपेरे की बीन गूंज उठी और अचानक दीवार के पास एक लंबा मोटा सांप निकल आया। ये सब क्या हो रहा है? नफीसा ने कहा। आपको इस तरह क्यों कह रहा हूँ? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं इसके बहुत से राज जानता हूँ। नफीसा हैरानी से सवाल करने लगी, तो क्या आप सपेरे थे? अब्बा ने सिर झुका लिया। यह 20 साल पुरानी बात है, जब इस गांव में मेरी और उस चौधरी की बहुत चर्चा थी। मैं एक बहुत बड़ा सपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया। हमारा काम उस जगह पर था जहां रेत वाली जमीन में दर्जनों सांप और नाग रेंगते थे। उसी वक्त हवेली भी नई निर्माण हो रही थी, लेकिन हवेली के एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ा भी आबाद हो गया था। ये दोनों अपनी दुनिया में मगन थे, न जाने वहां कौन सी तपस्या कर रहे थे, लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें देख लिया था। मैं इस नाग जोड़े को जान से मारना चाहता था, क्योंकि नाग का डर हर इंसान के दिमाग में होता था। मैं हमेशा अपने अब्बा के साथ रहता था और मुझे आज भी याद है जब हवेली के मालिक ने अब्बा को बुलाया था। मेरे अब्बा से कहने लगे, तुमने इस जोड़ी को खत्म करना है, लेकिन अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और कहा, हरगिज नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर एक नाग मर जाता है तो उसकी नागिन सदियों तक तुम्हारा पीछा करेगी, और अगर नागिन मर जाए तो वो चुप हो जाएगी। लेकिन मैं क्या जानता था, शहर से वापस आते हुए अचानक डेरे के कुछ लोग मुझे अगवा करके अपनी हवेली ले आए और कहने लगे, तू भी अपने बाप का बेटा है, अब यहाँ पै बजा, हम भी देखेंगे कि नागिन कहाँ छुप कर बैठी है। अब्बा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। मैं इस नाग जोड़े को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और अब मैं उनकी बात मानने पर मजबूर था। उस रात एक खौफनाक कहानी सामने आई। जैसे ही मैंने बीन बजाया, ये दोनों झूमते हुए बाहर आ गए। वे बहुत कम उम्र और मासूम लग रहे थे। सुनहरी रंग का वो नाग और नागिन की जोड़ी आज भी मेरी आंखों के सामने है। जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकलते देखा, मैं तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि उस रात नागिन अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगी। हवेली के मालिक के हुक्म पर उसके आदमी ने उस नागिन को जान से मार डाला और नाग अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया था। अब हवेली में जश्न मनाया जा रहा था,
क्योंकि नाग नागिन की जोड़ी से हवेली पाक हो चुकी थी। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। एक दिन मुझे नाग ने डस लिया था। फिर शुक्र है कि उस नाग का जहर मेरे पूरे बदन में नहीं फैला, सिर्फ मेरी टांगों को प्रभावित किया और आज मैं बिस्तर पर मजबूर हूँ। लेकिन आज वो बड़ा आदमी जो हमारे घर आया था, वो समझ गया था कि हमारे घर में वो नाग मौजूद है। उसकी आहटें मैं भी पहचान चुका था। जब भी तुम मुझसे पूछती थी, अब्बा ज़मीन पर ये निशान कैसे हैं, या जब मैं तुमसे पूछता था कि ये निशान कहाँ से आए, तो तुम इस बात से इनकार कर देती थी मैं नहीं जानती थी कि ये निशान कैसे हैं। लेकिन मैं उसकी आहटों और निशान को अच्छी तरह पहचान चुका था। वो नाग हमारे ही घर में था। फिर मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में किसी को ये बात नहीं बताई। मैंने उसे 2-3 बार दीवार के साथ चुपके से देखा था, लेकिन अब ये कहने से डर रहा हूँ कि वो यहाँ से भाग गया है। न जाने अब हमारा क्या हाल होगा। मुझे डर है कि कहीं लोग उसे ना मार डालें, लेकिन वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आया है। हो सकता है कि अपनी ताकत से इस गांव में तबाही मचा दे। जब अब्बा ने मुझे ये कहानी सुनाई तो अचानक गांव के लोग आए और अब्बा से गुस्से में कहने लगे, एक बार फिर से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन हम उसे तलाश करके ही रहेंगे। तुम पहले की तरह इस नाग जोड़ी की जान बचाना चाहते हो तो ही असल में हमें तसल्ली दे रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब्बा के चेहरे पर भी कोई फिक्र या गम नहीं था। रात को जब मैं सिलाई मशीन पर बैठी अपने कपड़े सिया रही थी, तब अचानक मुझे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। मैंने देखा हरी आंखों वाला वो खूबसूरत युवक मेरे पीछे ही बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हैरान होकर उसे कहने लगी। वो कहने लगा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कहने लगी, क्या तुम ये गांव छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। सुबह तक इस हवेली में हंगामा मच जाएगा। लेकिन क्या तुम यहाँ जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आ रहा हूँ? उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि ये मेरे दिल की आवाज़ थी। वो बार बार मेरे सामने आ रहा था क्योंकि सच में मैं उसे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। फिर उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, तुम अपने अब्बा से पूछ लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। मुझे न सिर्फ जानते हो बल्कि पहचानते भी हो। अचानक उसकी हरी आंखें चमकने लगी। अब्बा मेरे पीछे ही खड़े थे। तब मैंने उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें रंग बदल रही थी, लेकिन अब्बा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। फिर अब्बा के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नूरुद्दीन, तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी तूने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। लेकिन तू मेरी नागिन को नहीं बचा सका। तेरी वजह से वो मर गई। लेकिन ये बाद में मुझे पता चला कि तूने उसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना जहर तेरे पैरों में छोड़ दिया था, लेकिन तू बच गया। ये तेरी खुशकिस्मती थी। अब मैं जा रहा हूं। तेरी ये बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूं कि उसकी किस्मत भी उसी के जैसी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका इनाम तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते तुम्हारे घर में एक चीज छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। ये कहकर उसने आखिरी नजर मुंह पर डाली और फिर अचानक नाग बनकर उस घर से रेंगता हुआ चला गया जैसे कभी आया ही नहीं था। मैं वहीं सन खड़ी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आने वाला बहुत खूबसूरत नौजवान जो हमारे ही घर में हर वक्त मौजूद रहता था, वो एक कच्चा दारी नाग था। अभी क़यामत आने वाली थी, लेकिन ये तो सुबह ही पता चलेगा। पूरी रात हम दोनों बाप बेटी बेचैनी से गुजारे, लेकिन सुबह जो खबर मिली उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। हवेली का मालिक मर चुका था। उसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया था। ये खबर सबके लिए बहुत बड़ी थी। फिर उस दिन अब्बा कहने लगे, हम ये गांव छोड़कर चलते हैं, इससे पहले कि लोग इल्ज़ाम हमारी तरफ लगाएं। अब्बा परेशान थे। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक मेरी नज़र एक चमकती हुई खूबसूरत चीज़ पर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे उठाकर देखा
अब्बा ने उसे पहचान लिया। ये हीरा है जो नाग हमारे लिए छोड़ कर गया है। मुझे यकीन नहीं आया। अब्बा ने उसे संभालकर अपनी हथेली पर रखा और फिर उसे एक सफ़ेद कपड़े में लपेट लिया। हमने ये काम छोड़ दिया और शहर आकर हमने अपनी नई जिंदगी का आगाज़ किया। उस नाग के दिए हुए हीरे ने हमारी जिंदगी बदल दी। उस हीरे की कीमत करोड़ों में थी। अब्बा का इलाज हो गया। साहिल अच्छे स्कूल में शिक्षा हासिल करने लगा, जबकि मैंने अपना बुटीक खोल लिया। अब वो शहर का मशहूर और मारूफ बुटीक मेरे नाम पर था। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये लड़की कभी एक गरीब दर्जन थी जो कुछ पैसों के लिए मारी मारी फिर उसका दिल अपने कब्जे में कर लिया था। भले ही वो एक नाग था, लेकिन वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था।